हाय, आई एम डॉक्टर प्रतीक सुंदी एंड आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। ये एक इंडिविजुअल था जो अराउंड 30 इयर्स के थे और इन्होंने ऑलरेडी अपना ट्रांसप्लांट कराया था। एंड जब ये हमारे पास आए थे तो ऑलरेडी इनके थोड़ा हेयर थिनिंग हो चुका था एंड देयर वर अ फ्यू चैलेंजेस इन दिस केस। द फर्स्ट चैलेंज वाज, अगर आप इनकी हेयरलाइन को देखें, सो जो हेयरलाइन इट लुक्स वेरी वेरी स्ट्रेट, सो दैट वाज गिविंग एन अननेचुरल लुक। जब भी कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उसको नेचुरल दिखना चाहिए। नाउ द इशू हियर इज, एक तो हेयरलाइन स्ट्रेट दिख रही है, अब हेयरलाइन होनी कैसे चाहिए? हेयरलाइन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है मैक्रो इरेगुलरिटीज़ और एक होती है माइक्रो इरेगुलरिटीज़। जैसे अगर आप एक लैंड का बॉर्डर देखते हैं तो दूर से वो एक लाइन दिखती है, बट द क्लोजर यू गो टू दैट लाइन इट लुक्स मोर एंड मोर इरेगुलर। सिमिलरली जो हमारी हेयरलाइन होती है उसमें मैक्रो इरेगुलरिटीज होती हैं विच आर लाइक वेव्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दोस मैक्रो इरेगुलरिटीज देयर आर माइक्रो इरेगुलरिटीज, जो छोटे छोटे प्रोट्रूजन्स होते हैं इन द हेयरलाइन। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं दिस मेक्स इट लुक लाइक अ वेरी वेरी नाइस एंड अ नेचुरल हेयरलाइन। दूसरा चीज होता है एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर। एंगल का मतलब होता है कि एट व्हाट एंगल इज इट कमिंग आउट ऑफ द स्किन। सो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल एंड दिस इज अ 0 डिग्री एंगल। सो अलग अलग एरियाज का एंगल अलग अलग होता है। अगर आप मिड फ्रंटल एरिया का देखेंगे, यहाँ पे एंगल अराउंड 45 टू 50 डिग्रीज होता है, बट जैसे 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 हम हेयरलाइन की तरफ आते जाते हैं वो एंगल 10 टू 15 डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इन द फ्रंट रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्पल्स की तरफ मूव करते हैं तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन टर्न करने लगता है एंड इवेंचुअली गोज बैक वेयर इट मर्जेस विद द टेम्पोरल ट्रायंगल्स। इस केस में क्या दिक्कत है कि जो एंगल्स हैं देयर अराउंड 45 टू 50 डिग्रीज एंड जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे टर्न नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन लिख रही है एंड द एंगल लुक्स अ लिटिल ऑड. So we performed surgery on this case. We tried to correct this. When we are doing a correction, there are a few things we have to take in mind. First of all, कोई भी करेक्शन एक एडवांस केस हो जाता है क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, एट द सेम टाइम नए फॉलिकल्स को लगाना भी है और जो पुराना जो डिस्टॉर्टेड हेयर है ना उसको करेक्ट भी करना है। सेकेंडली, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ट्रांसप्लांट हो चुका है तो जहाँ से हम ग्राफ्ट्स निकालते हैं और जहाँ पे हम ग्राफ्ट्स लगाते हैं दोनों तरफ थोड़ी फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस का मतलब है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि सर्जरी के दौरान जो हम एड्रेनालिन यूज़ करेंगे हमें उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी ताकि जो ग्राफ्ट्स हैं उनका सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि जब ग्राफ्ट्स निकाले जाते हैं थोड़ा-सा फाइब्रोसिस की वजह से ग्राफ्ट्स का एंगल बदल जाता है, तो ऐसे केस में एक्सट्रैक्शन बहुत ही स्लो एंड स्टेडी करना होता है ताकि थोड़ा-सा भी ट्रांज़ैक्शन ना हो। हमने क्या किया, हमने हेयरलाइन को प्रिज़र्व किया और इसके अराउंड इर्रेगुलरिटीज़ बनाए, जिससे कि अब आप फ़ोटोग्राफ में देखेंगे इन द पोस्ट फ़ोटोग्राफ नाउ द हेयरलाइन लुक्स मोर नेचुरल। जो एंगल है उसको करेक्ट किया गया है, अब एंगल 10 टू 15 डिग्रीज़ का लग रहा है और अब ऐसा भी लग रहा है कि ये जो टेम्पोरल ट्रायंगल्स हैं उसमें मर्ज हो रहा है। So a hair transplant re-surgery becomes a complicated case. It is an advanced case. लेकिन सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना। तो अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोच रहे हैं, it is advisable that you discuss all these things with your surgeon. You also look at their past results so that you can make out whether the angle and the direction have been maintained during the surgery. If you are planning for a re-hair transplant surgery, then put your comments in the comment section and we will try to get back to you. Thank you.